हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि ये पे यून अपनी अंधी पत्नी को, जो कि अंधे होने का नाटक कर रही थी, उससे उसके पैसे और प्रॉपर्टी के लिए सड़क पर खड़ा कर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने की सोचता है। अब आगे पे जैसे ही गाड़ी वान के नजदीक लाता है, तभी उसे कॉल आ जाता है, जिससे वो गाड़ी रोक लेता है और कॉल उठाकर कहता है, तुम क्या कह रही हो, किसे उठा लिया गया। फिर वो फोन काटकर स्टीयरिंग पर जोर जोर से हाथ मारने लगता है। वान अंदर ही अंदर सोचती है, लगता है चू अपने काम में सफल रहा, मेरी माँ बच गई, अब तो पे यून को जरूर रुकना ही पड़ेगा। पे गाड़ी से बाहर निकलता है और वान के पास आकर उसके कपड़े पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम्हें पहले से सब पता था। वान कहती है, क्या पता था कि अभी मुझे कार से टक्कर लगने वाली थी। पे कहता है, तुम मेरा इंतजार करना। ये कहकर वो गाड़ी में बैठकर चला जाता है। उसके जाते ही वान भी अपनी एक्टिंग बंद कर देती है और फिर चली जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि चू पानी पी रहा होता है, तभी वहाँ पर वान भी आ जाती है। वान जल्दी से गाड़ी से उतरकर चू के पास आती है और पूछती है, मेरी माँ कहाँ है, क्या तुमने उन्हें वापस लाया। चू कहता है, चिंता मत करो आंटी, गाड़ी में है, अब सो चुकी है। वान कहती है, ठीक है, शुक्रिया, अगर तुम न होते तो आज मैं सच में नहीं जानती कि माँ को कैसे बचा पाती। चू कहता है, अब ये सब बाद में कहना, अभी सबसे जरूरी है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। वान कहती है, निकल जाओ, हमें क्यों जाना चाहिए, उन्होंने मेरे परिवार को मारा, मेरी माँ को प्रताड़ित किया, मुझे बदला लेना ही होगा। चू कहता है, वान छिंग, जिद मत करो, अगर तुम्हें डर नहीं भी लगता तो भी युआन आंटी के बारे में तो सोचो। वान कहती है, क्या तुम सच में सोचते हो कि अगर हम चले गए तो वो लोग सब कुछ छोड़ देंगे। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो वो और भी ज्यादा क्रूर बन जाएंगे। चू पूछता है, मतलब। वान कहती है, मामला इतना बिगड़ गया है फिर भी वो पीछे नहीं हट रहे, मुझे बस लग रहा है कि ये सब यहीं खत्म नहीं हुआ है। तभी कोरेन अपनी गाड़ी लाकर उनकी गाड़ी में मारती है। वान और चू ये देखकर चौंक जाते हैं। कोरेन वहाँ से भाग जाती है और आगे जाकर गाड़ी रोककर कॉल करके कहती है, पति, अब आगे की बात तुम्हें ही संभालनी है, मैं इसे आप पर छोड़ती हूँ, और फिर चली जाती है। चू अंदर ही अंदर सोचता है, वो तो लू कैरन की गाड़ी नहीं है क्या, ये लोग तो यहाँ तक पहुँच गए। फिर भागते हुए गाड़ी के पास जाते हैं। वान गाड़ी के कांच पर हाथ मारकर माँ को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठती। तभी वहाँ एम्बुलेंस भी आ जाती है और वो लोग उसकी माँ को गाड़ी से निकालकर स्ट्रेचिंग पर लिटाते हैं। वान भी उनके साथ जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो लोग एम्बुलेंस के पास आते हैं, वो एम्बुलेंस के अंदर देखकर चौंक जाते हैं। असल में एम्बुलेंस के अंदर पे यून बैठा होता है। पे यून उन्हें देखकर मुस्कुराता है और उठकर बाहर आता है। तब तक वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और जाकर छुप जाते हैं। पे कहता है, जल्दी ढूंढो उन्हें। वान उससे पूछती है, किंग फेंग, तुम्हें कैसे पता कि वो झेंग डॉक्टर नहीं है। किंग फेंग कहता है, ये रास्ता बहुत सुनसान है, एम्बुलेंस इतनी जल्दी यहाँ नहीं आ सकती, और उनकी कमर पर हथियार है, लगता है पे यून के गुंडों का है। वान पूछती है, पे यून के पास इतने सारे गुंडे कहाँ से आ गए। किंग फेंक बोलता है, इन्हें देखकर लगता है जैसे ये किसी स्थानीय गैंग के लोग हैं, पर ये तो सोचा भी नहीं था कि पे यून ने अपना खुद का गिरोह बना लिया है। फिर पे यून के लोग गाड़ी में से वान की माँ को उठाकर ले जाते हैं और पे के पास आकर कहते हैं, बॉस, यहाँ सिर्फ ये बूढ़ी औरत मिली है, युवान छिंग का फोन नहीं मिला। पे कहता है, हरामी युवान छिंग ने शायद हमें चकमा दे दिया। वो कहते हैं, बॉस चिंता मत करिए, आज उसे ढूंढ कर ही रहेंगे। पे कहता है, मत ढूंढो, जब तक ये बूढ़ी औरत हमारे पास है, वो क्या, उसका बाप खुद ही बाहर आ जाएगा। फिर वो उन्हें चलने को कहता है। वो लोग चले जाते हैं। उन्हें जाते देख वान भी जाने की सोचती है, लेकिन किंग फेंक उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें लगता है हम दो लोग जीत सकते हैं, शांत हो जाओ, सब मेरी गलती है। वान, अब तुम घर वापस नहीं जा सकती, आंटी की बात मैं संभाल लूंगा, तुम्हें अभी तुरंत यहाँ से निकलना होगा। वान कहती है, पे यून को पता चल गया है कि मेरे पीछे कोई है जो मदद कर रहा है, अब वो सीधे हमला नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारे लिए खतरा सबसे ज्यादा है, मुझे लगता है अब वो तुम्हें भी निशाना बनाएगा, अगले कुछ दिनों तक अस्पताल मत जाना, मेरी खबर का इंतजार करना। किंग फेंक कहता है, ठीक है, तुम्हारी हर बात मानूंगा, हाँ, ये ट्रांसमीटर अपने पास रखना, अगर कोई हरकत हो तो मुझे सिग्नल देना, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि रात होती है। वान अपने घर पहुंच जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, उसके सामने कोरेन आ जाती है। कोरेन उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है, तू हरामजादी है, मुझे उस मुर्दा मुर्गे की पहचान है, तूने हिम्मत कैसे की मुझे धोखा देने की। क्या वो जो राजकुमार है वो अस्पताल के मेडिकल कॉलेज से है, उसने तुम्हें ठीक से नहीं बताया क्या। वान कहती है, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें समझाने की। फिर वो उसके बाल पकड़कर पेई के सामने ले आती है। पत्नी, तुम वापस आ गई। वान कहती है, पे यून,
आखिर तुम करना क्या चाहते हो? पेई खड़ा होता है और कहता है, मैंने इतने सालों से मेहनत की है, अपमान सहा है, अब मैं सफल होने ही वाला था, तुमने सब बर्बाद कर दिया। वान उसका हाथ हटाते हुए कहती है, तुम गुंडे हो, तुम एक आदमी ने मेरे माता पिता को मार डाला और अब मेरी संपत्ति हड़पना चाहते हो। मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होने दूंगी, यही तुम्हारे कर्मों का फल है। ये सुनकर पेयुन उसे थप्पड़ मार देता है और वो गिर जाती है। फिर वो हंसते हुए कहता है, माफ करना, मैं कभी इन बातों पर यकीन नहीं करता। मैं आज जहाँ तक पहुँचा हूँ वो सब मेरी अपनी मेहनत की बदौलत है। तुम्हारे पूरे परिवार ने मूर्खता की है। ये समाज है ही ऐसा, यहाँ कमजोर की कोई जगह नहीं, और तुम एक अंधी, तुम्हारी कोई औकात नहीं। फिर उसके पेट पर लात मारता है और मारने के लिए एक कांच उठा लेता है। तभी कोरेन उसे पकड़ लेती है और कहती है, पति बस करो, वानशिंग के बाहर मदद करने वाले हैं। अगर तुमने उसे मार डाला तो पुलिस आ जाएगी। वान दर्द में कहती है, पे युआन, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम मेरी माँ को छोड़ दो, तुम जो कहोगे मैं मान जाऊंगी, बस मेरी माँ को छोड़ दो। पे यून कहता है, वानशिंग, मैं अपना हाथ पीछे नहीं खींचूंगा जब तक कि मैं तुम्हारे घर की सारी संपत्ति नहीं हासिल कर लेता। तुम और तुम्हारी माँ, मैं तुम दोनों को जिंदा रखूंगा। फिर अगला दिन होता है। हम देखते हैं कि वान छुपकर देख रही होती है और अंदर ही अंदर सोचती है, लगता है जब तक पे युन को किंग फेक नहीं मिल जाता वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पर अब मैं यहाँ फंस गई हूँ, अब आगे क्या करूँ? इधर कोरेन कॉल पर किसी से बात कर रही होती है। वो कह रही होती है, अरे बहनों, मेरे पति ने अभी मुझे एक ओशन हार्ट डायमंड रिंग दी है जिसकी कीमत 3 मिलियन है। वान छुपकर उसकी बातें सुन रही होती है और सोचती है कि अगर लू कोरान को पता चल गया कि ये नकली है, उसके स्वभाव से तो तय है वो पे युन का पीछा नहीं छोड़ेगी। इस बात का फायदा उठाकर शायद मैं उसे थोड़ा रोक सकूं। फिर वो किचन की तरफ जाती है। कोरेन उसे जाते हुए देख लेती है। वो चिल्लाते हुए खड़ी होती है और गार्ड को बुलाती है। उनसे कहती है, तुम क्या कर रहे थे? किसने उसे इधर उधर भागने दिया? वान उसके पास आकर कहती है, घबराओ मत, मैं तो बस पानी लेने गया था, मैं एक अंधी हूँ। क्या तुम सोचते हो कि मैं भाग जाऊंगी? मैंने सुना कि पे युन ने तुम्हें ओशन हार्ट दिया है, लगता है वो तुम्हें सच में प्यार करता है, लेकिन ओशन हार्ट मिलना आसान नहीं है। मुझे नहीं पता तुम्हारा वाला असली है या नकली। कोरेन कहती है, तुम क्या सोचते हो मैं तुम्हारी तरह हूँ? पे युन मुझे बहुत प्यार करता है, वो मुझे नकली अंगूठी कैसे दे सकता है? वान कहती है, सच में उसने मुझे भी एक दी थी। मैंने सुना था असली ओशन हार्ट को अगर पानी में डालो तो वो गहरा नीला रंग ले लेता है। दुर्भाग्य से मैं अंधी हूँ और उस खूबसूरती को देखने का सौभाग्य नहीं मिला। फिर वान वो पानी का ग्लास नीचे रख देती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही कोरेन कहती है, ये नकली कैसे हो सकती है? कोई दिक्कत नहीं, आज मैं इस औरत की साजिश को जरूर उजागर करूंगी। फिर वो अपनी अंगूठी को निकाल लेती है और साइड में पड़े ग्लास को उठाकर उसमें डाल देती है। वो अंगूठी सच में नीली पड़ गई थी। वान छुपकर वहाँ सब कुछ देख रही होती है। कोरेन वान की बातों को याद करने लग जाती है जो उसने अंगूठी को लेकर कहा था। फिर वो ग्लास को नीचे पटकते हुए कहती है, पे युन, तुमने मुझे धोखा दिया। वान अंदर ही अंदर कहती है, कोरेन, तुमने पे युन की भावनाओं को ज्यादा ही समझ लिया। तुम्हारे लिए वो सब कुछ है, पर उसके लिए तुम सिर्फ एक मोहरा हो। फिर वो चली जाती है। कुछ देर बाद कोरेन इंतजार कर रही होती है, तभी पीछे से पे युन आ जाता है, पर वो पे युन को धकेल देती है। पे युन कहता है, इतनी रात गए, क्या पागलपन है ये? कोरेन वो अंगूठी उसके ऊपर फेंकते हुए कहती है, मैं पूछती हूँ तुमने मुझे नकली अंगूठी क्यों दी? पे युन कहता है, सुनो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है तुम्हारे लिए असली अंगूठी खरीदने के, थोड़ा समय दो, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। तुम इतनी जल्दी क्यों परेशान हो? कोरेन कहती है, मुझे तुम्हारी अंगूठी से नहीं, तुमसे मतलब है, पर तुम किसे धोखा दे रहे हो? बाकी किसी को धोखा दो, मुझे मत देना। तुम्हें असली अंगूठी लाकर देनी होगी। वानशिंग के पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। पे युन कहता है, बकवास मत करो, 3 मिलियन की अंगूठी कहाँ से लाऊं? और अगर पैसे हो भी तो क्या मैं उसे इस अंगूठी पर लुटा दूं? ये सुन के कोरेन उसे थप्पड़ मार देती है। पे युन उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, तुम सच में ऐसा करोगी तो अगली बार तुम और तुम्हारे बच्चे भूखे रहेंगे। फिर उसे बेड पर धकेल देता है और फिर जाने लगता है। कोरेन उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, पति माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं करूँगी दोबारा ऐसा, तुम मत जाओ, अगली बार मुझे और बच्चों को भूख से मरने मत देना। पर वो धकेल के वहाँ से चला जाता है। इधर वान अपने कमरे में कुछ कर रही होती है, तभी उसे बाहर से आवाज आती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है वो पावी युन होता है। वो कहती है, कितनी जोर से लड़ रहे हैं, मेरी नींद ही टूट गई। पे युन कहता है, अब मैं बहुत चिढ़ा हुआ हूँ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मुझे गुस्सा मत दिलाना। वान कहती है, मैं तुम्हें क्यों चिढ़ाऊंगी, तुम भूल गए हम अब तक तलाकशुदा नहीं है, जब तक हम पति पत्नी हैं तुम दूसरे कमरे में क्यों सो रहे हो? पे कहता है, वान,
अब क्या चाल चल रही हो। वान अंदर जाकर बेड पर बैठ जाती है और कहती है, मैं बस तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहती हूँ। मैंने सोच लिया है तुमसे लड़ने से अच्छा है शांति से जीवन बिताना। अगर तुम मेरी माँ को छोड़ दो तो मैं घर की आधी संपत्ति तुम्हें दे दूंगी। नाम के लिए हम अब भी पति पत्नी रहेंगे। तुम यून परिवार में रह सकते हो और मेरी निगरानी कर सकते हो। पेई कहता है, तुम मजाक कर रही हो क्या? मैंने तुम्हारे माता पिता को मार डाला, तुम्हें मुझसे नफरत नहीं है? वान कहती है, बिल्कुल है, लेकिन ये उससे बेहतर है कि कोई अपना भी ना बचे। सोच लो, घर की आधी संपत्ति तुमने कभी सपने में भी नहीं देखी होगी, तो डरने और चिंता करने की क्या जरूरत? ये सौदा सिर्फ मेरे पास है। क्या ख्याल है, मान्य है? फिर वो उसे पास में बैठने के लिए बुलाती है। पेई आकर पास में बैठ जाता है और कहता है, ठीक है, तो आज रात मैं यहीं रुक जाता हूँ। इसे हम दोनों के बीच भरोसा बनाने के तौर पर देख लो। और तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो उसका अंजाम क्या होगा। वान कहती है, कल तुम मेरी माँ को ले आना। जब तक वो सही सलामत वापस आ जाएंगी मैं तुरंत सब कुछ आधा बांट दूंगा। पेई कहता है, ठीक है, बात पक्की हुई। फिर सुबह हो जाती है। हम देखते हैं कि दोनों एक ही बेड पर सोए होते हैं। वान जागकर फेंक द्वारा दिए गए डिवाइस पर 3 बार टैप करती है और अंदर ही अंदर सोचती है, फेंक, तुमने सुन लिया ना? अब तो समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। इधर किंग फेंक के पास सिग्नल पहुँच जाता है। वो कहता है, क्या वान फिर से वही तरीका अपनाकर पेई यून का पीछा करके आंटी यून का ठिकाना जान गई? नहीं, पेई यून बहुत भावुक है। मुझे नहीं लगता कि वो वान की बातों पर भरोसा करेगा। अगर वान ने ये सब सिर्फ इसलिए कहा ताकि पेई यून को कहीं और भेजा जा सके। फिर वो फोन उठाकर किसी को कॉल करता है और कहता है, हेलो ओल्ड चेन, मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूँ। इधर हम देखते हैं कि वान और पेई दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े बाहर आते हैं। तभी उन्हें कोरेन देख लेती है। उन्हें एक साथ देखकर चौंक जाती है और भागते हुए उनके पास आकर कहती है, तुम दोनों एक साथ बाहर कैसे आ सकते हो? कहीं कल रात तुम उसी के कमरे में तो नहीं थे? पेई कहता है, वानचिंग अभी भी मेरी कानूनी पत्नी है, उसके कमरे में सोना तो एकदम ठीक है। वान कहती है, पति, तुम तो भूल ही मत जाना कि कल रात तुमने मुझसे क्या वादा किया था। ये सुन के कोरेन हक्का बक्का हो जाती है, लेकिन पेई उसे रोक देता है और अपने साथ साइड में ले जाता है और उसे बताता है कि मामला वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। पहले मुझे जरूरी काम निपटाने दो, फिर सब कुछ समझा दूंगा। और फिर वान के पास आ जाता है और कहता है, फिक्र मत करो पत्नी, मैं अभी जा रहा हूँ। फिर वो चला जाता है। फिर उसके पीछे कोरेन भी भागते हुए जाती है, लेकिन पेई उसे छोड़कर चला जाता है। वो गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, तुम और युवांशी, तुम दोनों रात में आखिरकार क्या रहे थे? साफ साफ बताओ। आखिरकार उसने तुम्हें फंसा ही लिया। पर वो निकल जाता है। पेई यून नोटिस करता है कि एक गाड़ी उसके पीछे आ रही है। वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। आते हुए देख लेती है। उसे देखकर एक्टिंग करते हुए कहती है, कल रात बहुत देर तक हंगामा चलता रहा, हड्डियां जैसे टूटने वाली हो गई थीं। ये पेई यून भी हद करता है, इतना जोर क्यों लगाता है? कोरेन उसके पास आती है और बोलती है, बेशर्म औरत, तू क्या कह रही थी? वान कहती है, कोरेन तुम क्या बोल रही हो? मैं तो समझी थी तुम पेई यून के साथ बाहर गई हो। कोरेन कहती है, झगड़ा मत करो, एक बात पूछ रही हूँ, कल रात तुम और पेई यून कमरे में क्या कर रहे थे? वान मुस्कुराते हुए कहती है, जो एक आम पति पत्नी करते हैं वही किया। ये सुन के कोरेन उसे थप्पड़ मार देती है और बोलती है, घटिया औरत, अगर मेरा और पेई यून का झगड़ा नहीं होता तो वो तेरे कमरे में कभी न जाता। वान कहती है, लू कोरेन, तुम अंधी नहीं हो, फिर भी हालात क्यों नहीं समझती? जब तक मैं और पेई यून साथ हैं, मैं हमेशा उसकी पहली पसंद रहूंगी। तुम तो सिर्फ एक बीच में आई औरत हो, लेकिन चाहे तुम दोनों का रिश्ता कितना भी अच्छा क्यों न हो, तुम्हें कभी भी उसका सही दर्जा नहीं मिलेगा। अरे हाँ, मैं तो बताना भूल ही गई, मैं और पेई यून कल रात फिर से एक हो चुके हैं। थोड़ी देर में वो मेरी माँ को भी ले आएगा। लगता है इस घर में अब किसी और लड़की के लिए कोई जगह नहीं है। कोरेन कहती है, ज्यादा बकवास मत कर, मैं और पेई यून ने बहुत कुछ साथ में सहा है, वो मुझे कभी छोड़ नहीं सकता। ये सुन के वान हंसने लगती है और कहती है, तुम इतनी भोली अब भी क्यों हो? तो सुनो, मैं तुझे सच बताती हूँ, मैंने उसे आधी दौलत देने का वादा कर दिया है और बदले में उसे सिर्फ इतना करना है कि वो अपने अतीत से नाता तोड़ ले। तू एक बार खुद सोच, अगर किसी को अचानक बहुत सारा पैसा मिल जाए तो अगला कदम होता है इज्जत और रुतबा, और तू तो खुद को भी ठीक से संभाल नहीं सकती। तुझे लगता है तू उसके साथ खड़ी रहने लायक है? ये सुन के कोरेन अपना सिर पकड़ लेती है। वान अंदर ही अंदर सोचती है, अब सिर्फ एक दिन बाकी है, लू कोरेन अभी फटने ही वाली है। फिर वो कहती है, कोरेन तू तो हमेशा से मेरी थी, मैं तो बस एक रहस्यमयी तूफान हूँ, एक रहस्यमयी गड़गड़ाहट। कोरेन तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? कोरेन धक्का डटे हुए कहती है, ये सच में नामुमकिन है। पेई यून मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, वो मुझे धोखा कैसे दे सकता है? फिर वो वान का गला पकड़ लेती है और कहती है, तू ही है
तूने ही हमेशा से पेयुन और चिंग के बीच में जहर घोलती आई हो। मैं तुझे मार डालूंगी। तू मरेगी तो पेयुन पूरी तरह से मेरा होगा। वान कहती है, मैं तुझे बता रही हूँ, पेयुन अब आने ही वाला है। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो तुझे कभी माफ नहीं करेगा। कोरेन उसे सोफा पे पटकते हुए कहती है, नहीं, पेयुन जरूर तेरे बहकावे में आया है। तेरी माँ हमारे साथ है, इसलिए सारा पैसा हाथ लग सकता है। तेरी मौत का बस इतना ही मतलब है, तू हमारे किसी काम आ सके। वान कहती है, मैं तुझे बता रही हूँ, अगर तूने मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तू फिर कभी हमारी सालगिरह की आवाज तक नहीं सुन पाएगी। ये सुन के कोरेन जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है, अब कोई नहीं बच पाएगा, ना ही काले बादल। मुझमें अब भी सब्र है, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं तुझे यहीं मरने नहीं दूंगी। फिर उसे बालों से पकड़कर उठाती है और बाहर ले आती है। बाहर लाकर उसे अपनी गाड़ी में बैठाती है और कहती है, अब मैं तुझे सीधा मौत के घाट उतारने जा रही हूँ। फिर दरवाजा बंद कर उसे कहीं ले जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो उसे टेरेस पे लेकर आती है। वान उससे पूछती है, कोरेन, तू मुझे कहाँ ले आई? ये कैसी जगह है? हवा इतनी तेज क्यों है? कोरेन कहती है, ज्यादा बकवास मत कर। अगर नहीं चाहती कि मैं तुझे छुरा घोंप दूं तो मुझे पैसे दे। फिर उसे चाकू घोंपते हुए आगे ले आती है और कहती है, अगर मुझे ये डर नहीं होता कि तुझे मार दूं तो लोग मुझे गलत समझेंगे, तो मैं तुझे यहीं नीचे गिराकर मरने देती। फिर उसे धकेल देती है। वान उससे कहती है, दरअसल तू तो बड़ी बेचारी है, पता है पेयुन तो तुझसे कभी इतना प्यार करता ही नहीं था, उसे तो बस पैसे से मतलब है, लेकिन तू उसके लिए किसी को मारने तक को तैयार हो गई, तुझे डर भी नहीं लगा। क्या तुझे नहीं लगता कि एक दिन वो तेरे साथ भी वैसा ही करेगा? कोरेन चिल्लाते हुए कहती है, चुप हो जा, तुझे क्या पता मेरे बारे में? मैं और पेयुन बचपन के प्रेमी हैं। अगर तू बीच में नहीं आई होती तो हम कब के शादी कर चुके होते। वो आज भी मेरे दिल में बसा है और मैं उसके। वान कहती है, वो बस तेरे जज्बातों का फायदा उठा रहा है और धीरे धीरे तुझे अपने करीब कर रहा है, एक दोस्त की तरह। कोरेन हंसते हुए कहती है, जो भी कहे, बस जैसे ही हम किंग फेंग को पकड़ लेंगे, मैं और पेयुन फिर से एक हो जाएंगे। अब तू नीचे जमीन के अंदर अपने घर वालों के साथ चैन से रह। तभी वो पीछे से धक्का मारने की कोशिश करती है, लेकिन वान हट जाती है और वो खुद नीचे गिरने लगती है, लेकिन वान उसका हाथ पकड़ लेती है। कोरेन कहती है, मैं नहीं मरना चाहती, मुझे बचा लो। तभी पीछे से किंग फेंग भी आ जाता है। वान उससे कहती है, किंग फेंग, तुम आखिर आ ही गए। मैं समझी कि तुम लोग मेरी योजना नहीं समझ पाए। कोरेन कहती है, तुम्हारी आंखें, तुम अब देख सकती हो, तुम्हारी आंखें कब ठीक हुई? वान कहती है, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, तुम मेरे सवालों का जवाब दो, मेरी माँ अभी कहाँ है? कोरेन कहती है, मैं नहीं बताऊंगी। वान उसे थोड़ा और लटकाते हुए कहती है, अपना वक्त मत बर्बाद कर, अब मुझसे और सहा नहीं जा रहा। तू भी नहीं चाहती कि तेरा हाल भी पेयुन जैसा हो जाए, है ना? कोरेन कहती है, ठीक है, बताती हूँ। तुम्हारी माँ को पानी की टंकी वाले स्टोर रूम में बंद किया गया है। वान कहती है, मैं तुम्हारी बातों का कैसे विश्वास करूँ? कोरेन कहती है, मेरे पास चाबी है, तुम मुझे ऊपर खींच लो, मैं अभी तुम्हें वहीं ले चलती हूँ, अभी खींचो मुझे ऊपर। वान कहती है, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी? फिर वो उसे गिराने लगती है। तभी किंग फेंग उसे रोकते हुए कहता है, वान चिंग, ये चाहे कितनी भी बुरी हो, फिर भी इस वक्त सबसे जरूरी है कि हम आंटी युए को बचा लें। पहले इसे ऊपर खींचते हैं, फिर दोनों मिलकर उसे ऊपर खींचते हैं। किंग फेंग उसे कहता है, बेहतर होगा कि हमें सीधे सीधे सही जगह पर चलो। अगर मुझे जरा सा भी शक हुआ कि तुम मुझे धोखा दे रही हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर वो उसे पकड़कर ले जाता है। इधर पेयुन उस गाड़ी को बहुत देर से देख रहा होता है। तभी वो अपनी गाड़ी रोकता है और उस गाड़ी वाले को पकड़कर लाने को कहता है। वो लोग जाकर उस आदमी को पकड़कर लाते हैं। पेय उससे पूछता है, क्या तुम थक नहीं गए हमारा पीछा करते हुए? वो आदमी कहता है, तुम लोग कौन हो, क्या करने आए हो? पेय कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं दोबारा पिटने वाला हूँ? वो आदमी कहता है, कौन सा डॉक्टर, गलत पहचान लिया है आपने शायद। पेय कहता है, अब भी नाटक, मुझे कुत्ते की तरह बेवकूफ बना रहे हो। फिर उसकी कैप और मास्क हटाता है। असल में ये लड़का वही है जिसे कॉल कर किंग फेंग ने कहा था, मुझे तुझसे एक मदद चाहिए, तस्वीर तेरे मोबाइल पर भेज रहा हूँ, कल इस गाड़ी का पीछा करना। अगर वो लोग तुझे पकड़ लें तो कोशिश करना कि उन्हें देर तक उलझा सके। पेय उससे कहता है, तू किंग फेंग नहीं है तो फिर तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? वो लड़का बोलता है, कौन तेरा पीछा कर रहा है, मुझे क्यों घसीट रहा है इस सब में, तू पागल है क्या? ये बोलकर वो चला जाता है। पेय सोचता है, क्या वाकई कल रात युवान सिंह ने सच कहा था?
क्या वो सच में मुझे 1,30,000 युआन देने वाली है? तभी उसे घर से कॉल आता है। वो कह रहा होता है कि कोरेन और वान काफी देर से घर से बाहर गए हुए हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए हैं। ये सुन के पेई जल्दी से फोन रखता है और सभी गार्ड्स को चेन के गोदाम की तरफ चलने को कहता है। फिर वो लोग चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो दोनों कोरेन को लेकर एक गोदाम के बाहर आते हैं। फेक दरवाजा खोलने जाता है। कोरेन कहती है, तुम लोग अपनी मुराद कभी पूरी नहीं कर पाओगे। मैंने पहले ही अपने लोगों को बता दिया है कि अगर मैं 3 घंटे के अंदर वापस नहीं लौटी तो वो तुरंत यहाँ आ जाएंगे। टाइम देखो, वो लोग अब तक पहुँचने ही वाले होंगे। ये सुन के वान उसे थप्पड़ मारती है। तभी फेक भी दरवाजा खोल देता है और सब लोग अंदर आ जाते हैं। फेक जाकर रस्सी खोलता है। वान भी भागते हुए आती है और कहती है, माँ आप ठीक तो हैं? मैं वानचिंग हूँ। माँ आप कैसी हैं? उसकी माँ डरते हुए उसे धक्का दे देती है। असल में उसकी माँ उसे पहचान नहीं रही थी। कोरेन कहती है, कोशिश मत करो, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब वो सिर्फ मुझे पहचानती है। वान उनको पकड़कर कहती है, माँ मेरी तरफ देखो, माँ देखो ना मेरी तरफ। कोरेन कहती है, देख लो, अब उसकी नजरों में तो बस मैं ही हूँ। तुमने उसे बचाया, लेकिन वो तुम्हें पहचानती तक नहीं। तुम्हारे लिए तो कुत्ता पालना ज्यादा फायदेमंद होता। वान गुस्से से खड़ी होती है और आकर कोरेन का गला पकड़ लेती है और कहती है, तू जानवर है, मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन फेक उसे रोकते हुए कहता है, वानचिंग रुक जा, अभी और भी लोगों की जरूरत है। पहले आंटी युए को बचाओ, हम उन्हें अभी बाहर निकालते हैं। फिर वो लोग माँ को उठाने लगते हैं। तभी उन्हें उनकी आने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर कोरेन जोर जोर से चिल्लाने लगती है, पति जल्दी आओ, मैं यहाँ हूँ। किंग फेक उसके गले पे मारकर बेहोश कर देता है। वान पूछती है, अब क्या करे? लोग आ गए हैं, मैं बाहर नहीं निकल सकती। फेक बोलता है, वानचिंग पहले आन यीवेन के कपड़े उतारो, बाहर अंधेरा है, शायद छुप सकते हैं, और मैं पहले उन्हें ध्यान भटकाने ले जा रहा हूँ। जैसे ही वो लोग चले जाए, तुम युए आंटी को लेकर उस अनाथालय में चले जाना जिसका मैंने जिक्र किया था। वान कहती है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, सावधानी से जाना और जल्दी वापस आना। फेक कोरेन को लेकर बाहर आता है। गार्ड उसे देख लेते हैं और पेई को बता देते हैं। वो लोग फेक के पीछे भागने लग जाते हैं। इधर उनके जाते ही वान माँ को लेकर वहाँ से चली जाती है। फेक के पीछे वो लोग भाग रहे होते हैं। फेक सोचता है, अब तक लगता है कि वानचिंग और आंटी भी सुरक्षित भाग गए होंगे। फिर वो कोरेन को एक घर के पीछे छोड़ देता है और उसे एक काले कपड़े से ओढ़ाकर भाग जाता है। उसके जाते ही पेई आता है। वो उसे किंग फेक समझकर लात मारता है। फिर कपड़ा हटाता है तो देखता है ये तो कोरेन है। अगला दिन होता है। हम देखते हैं कि वान अपने लोकेशन पर पहुंच जाती है। वो सोचने लगती है कि कल तक तो ठीक था, लेकिन वो अब तक क्यों नहीं लौटा? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? फिर वो उसे कॉल करने लग जाती है। तभी देखते हैं कि किंग फेक उसके सामने आ जाता है। उसे देखते ही सभी बच्चे भागते हुए फेक के पास आ जाते हैं। फेक उनको एक एक चिप्स देता है। फिर सभी बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। वान उसके पास आकर कहती है, अच्छा हुआ तुम सही सलामत वापस आ गए, मैं तो चिंता में पागल हो गई थी। फेक कहता है, माफ करना, आपको चिंता हुई। लियू आंटी कैसी है? वान कहती है, रात भर तो अस्पताल में ही रही, अभी अभी ही वापसी आई हैं। डीन और बाकी लोग उनकी देखभाल में लगे हैं। फेक बोलता है, अच्छा है फिर। सच में नहीं सोचा था कि युआन आंटी इतनी अच्छी हैं और उनके साथ ऐसा होगा। वो 2 लोग सच में मरने लायक हैं। तभी उन्हें आंटी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। इधर वान की माँ भाग रही होती है और उनके पीछे एक और औरत होती है। फेक उन्हें रोकते हुए पूछता है, डीन ये क्या हो रहा है? वो कहती है, मुझे भी नहीं पता, अचानक से ऐसा हुआ, हम उन्हें पकड़ भी नहीं पा रहे। फिर वो लोग उनके पीछे जाते हैं। बाहर आते तो देखते हैं कि वो मिट्टी में कुछ ढूंढ रही होती है। वान उनसे कहती है, माँ आप खेल मत कीजिए, चलिए आराम करते हैं, ठीक है चलो माँ। फेक वान को रोकते हुए माँ के पास आकर कहता है, युआन आंटी आप क्या ढूंढ रही है? मैं मदद कर दूं? वो कहती है, मदद करोगे? तुम पुलिस हो, मुझे रिपोर्ट करनी है। मेरे पति और बेटी मर चुके हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। फिर वो एक मिट्टी का टुकड़ा उठाती है और फेक के हाथों में दे देती है। वान कहती है, चू फेक, मेरी माँ को अब आराम की जरूरत है, तुम उनके साथ बच्चों जैसी बात मत करो। फिर वो माँ को पकड़कर उठाने लगती है, लेकिन फेक उसे रोकते हुए कहता है, रुको आंटी, आप बोलते रहिए, मैं पुलिस हूँ, आप मुझे कुछ देना चाहती हैं? वो कहती है, फोन तो आपके हाथ में है, जल्दी देखो, तुम देखो ना। फेक खड़ा हो जाता है और वान से कहता है, तुम देख पा रही हो ना, आंटी की हालत यही कुछ दिख रही है, तुम कुछ समझ पा रही हो क्या? वान को वो फोन याद आता है जो उसे घर के गार्डन से मिला था। वो कहती है, फोन कहीं वही तो नहीं? इधर हम देखते हैं कि पेई कोरेन को एक थप्पड़ मारता है और कहता है, तुम उसे क्यों अकेले बाहर लेकर गई? अब देखो मेरे पास कोई भी नहीं बचा, पैसे भी हाथ से निकल जाएंगे। कोरेन उसका पैर पकड़ते हुए कहती है, पति
मुझे सुनो, मैं सब समझा सकती हूँ। सब उस युवांशिंग की गलती है। वो औरत तुम्हें फंसा रही थी। मैंने ये सब किया सिर्फ तुमसे प्यार में, बहुत ज्यादा प्यार में। पेई उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, हमारे बीच उस रात कुछ नहीं हुआ था, बस एक नौटंकी थी, कुछ भी नहीं था। कोरेन बोलती है, मैं बेवकूफ थी पति, मैं जानबूझकर नहीं कर रही थी। सब युवांशिंग की साजिश थी। हम सब उसके झांसे में आ गए। पेई पूछता है, क्या मतलब? कोरेन बताती है कि युवांशिंग देख सकती है। उसकी आंखें तो पहले ही ठीक हो चुकी थी। पेई कहता है, अब समझ आया। मैं कहूँ इतनी अजीब बातें क्यों हो रही थी। असल में जिस दिन मैंने पहली बार हमला किया वो तभी से सब जानती थी। कोरेन कहती है, यह सब मेरी गलती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो ये सब इतनी गहराई से छुपाएगी। पेई उसके ऊपर हाथ रखते हुए कहता है, बेबी माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन अच्छा हुआ अब वो बूढ़ी औरत पागल हो चुकी है। युवांशिंग के पास कोई सबूत नहीं है, वो अब मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। बस हाथ आया शिकार निकल गया, इस बात का थोड़ा अफसोस रहेगा। कोरेन कहती है, पति अगर तुम मुझे समझ सको तो काफी है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। पेई पूछता है, सच में? कोरेन हाँ बोलती है। पेई साइड में पड़ा एक ग्लास उठाता है और कहता है, तो अब थोड़ा तुम्हें ही तकलीफ झेलनी पड़ेगी, और उसके सिर पे मार देता है। इधर देखते हैं कि वान माँ के आगे खाना लेकर कहती है, माँ कुछ खा लो। माँ कहती है, मेरे पति और बड़ी बेटी कहाँ हैं? और वानशिंग, तुम सब लोग कहाँ गए? वान कहती है, माँ चिंता मत करो, मैं जरूर पेयुन और लू कोरेन को सजा दिलवाऊंगी, पापा और दीदी का बदला लूंगी। फेंक कहता है, वान अब आगे क्या करना है? अब तो पेयुन को पता चल चुका है कि तुम देख सकती हो। यून फैमिली में अब वापसी नामुमकिन है। वान कहती है, फोन वापस लाना भी अब मुमकिन नहीं, और हमारे पास पेयुन के खिलाफ कोई दूसरा सबूत भी नहीं है। जब तक पेयुन दोबारा किसी को मार ना दे। फेक पूछता है, तो क्या तुम खुद को कुर्बान करना चाहती हो? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। वान कहती है, वो पागल है, वो कभी नहीं मानेगा। उसके पास बहुत सारे आदमी हैं, वो यहाँ हमें जरूर ढूंढ लेंगे। क्या हम हमेशा ऐसे ही छुपे रहेंगे? तभी वान को कोरेन का कॉल आ जाता है। फेंक उसे कहता है, अब वो करना क्या चाहती है? वानशिंग फोन मत उठाना। वान कहती है, घबराओ मत, परेशानी से बचा नहीं जा सकता, उन्हें तो बस मुझे सामने लाना है। अभी अच्छा मौका है उनसे मिलकर उनका प्लान जानने का। फिर वो कॉल पिक करती है। कोरेन बोल रही होती है, यू वानशिंग, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। वान कहती है, अच्छा है, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। फिर हम देखते हैं कि कोरेन उसका इंतजार कर रही होती है और कहती है, यू वानशिंग, उस कमीनी को कितना वक्त लग गया, कहीं वो आई ही ना हो। तभी उसके पीछे वान आ जाती है और कहती है, लू कोरेन। कोरेन उसके पास जाती है और कहती है, तुम इतनी देर से क्यों आए और ये कैसी शोर शराबे वाली जगह चुनी है? वान कहती है, तुमसे मिलने को तो मैं मरी जा रही थी, तुमने ही तो बुलाया था, मुझे क्या पता तुम क्या चाल चल रहे हो, और ये जगह तो काफी बढ़िया है, कम से कम कुछ लोग यहाँ चालबाजी नहीं कर सकते। कोरेन कहती है, चिंता मत करो, मैं अकेली ही आई हूँ, मैंने पेयुन को कुछ नहीं बताया। वाना बोलती है, उम्मीद है ऐसा ही हो। अब बोल, क्या बात है, और तुम्हारे माथे पर ये चोट कैसी? पेयुन ने मारा क्या? कोरेन कहती है, पेयुन वो हरामी, मैंने उसका इतना भला सोचा और उसने मुझे ही मार डाला, मैंने बिल्कुल गलत समझा था। वान कहती है, बस कर, नाटक मत कर, ये सब तो मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, अगर तुमने थोड़ा भी दिमाग लगाया होता तो इतनी जल्दी पिटने की नौबत ही नहीं आती। अगर तुम कुछ नहीं कहोगी तो मैं जा रही हूँ। कोरेन उसको पकड़कर रोकती है और कहती है, सच में मुझे तुमसे एक बात करनी है। वानशिंग, मुझे समझ आ गया है, मैंने पहले जो किया वो मेरी गलती थी, लेकिन मैं कसम खाती हूँ तुम्हारे माँ बाप की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। वान उसका हाथ हटाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, लेकिन जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, इतने सालों में हमारा परिवार तुम्हारे साथ कैसा रहा? मेरे मम्मी पापा ने तो तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह समझा, और तुम, अगर तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत होती तो तुम पेई युआन के साथ मिलकर ये सब नहीं करती। अब किसको दिखाने के लिए रो रही हो? ये नकली मासूम बनने का दिखावा बंद करो। कोरेन बोलती है, वानशिंग सुनो मेरी बात, मेरे पास इस वक्त पेई युन के गुनाहों के सबूत है। वानशिंग, अगर तुम मुझे थोड़े पैसे दे दो रहने के लिए तो मैं वो सारे सबूत निगल जाऊंगी। उस वक्त मोबाइल से तो मैं बस उसे परख रही थी। वान कहती है, तुम क्या समझती हो, मैं बेवकूफ हूँ, पेयुन कभी नहीं चाहेगा कि तुम्हारे पास उसके द्वारा मेरे माता पिता की हत्या के सबूत रहे, मुझे तो लगता है तुम्हारे पास समझदारी है ही नहीं। ये बोलकर वो जाने लगती है। कोरेन अंदर ही अंदर सोचती है, ये लड़की तो मेरे झांसे में नहीं आ रही। फिर वो वान को रोकती है और कहती है, क्या तुम्हें सच में नहीं जानना कि उस साल तुम्हारा एक्सीडेंट क्यों हुआ था? ये सुनकर वान रुक जाती है और कहती है, तुमने क्या कहा? कोरेन कहती है, तुम्हारे माता पिता के मर्डर के सबूत? हाँ, है मेरे पास, लेकिन उस एक्सीडेंट के भी सबूत मेरे पास हैं। वान पूछती है,
क्या मतलब है तुम्हारा? उस दिन जो मेरा कार एक्सीडेंट भी हुआ था उसमें भी पे यून का हाथ था। कोरेन कहती है यहाँ ये बातें करना ठीक नहीं, सबूत मेरे रेंट वाले कमरे में है, अगर जानना चाहो तो वहाँ चलो। फिर वो जाने लगती है। उसको ऐसा जाते देख वान सोचती है इतनी घटिया चालें, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? लगता है पे यून पहले से ही वहाँ छिपा बैठा है मेरी जान लेने के लिए, है ना? फिर वो उससे रुकने को कहती है। कोरेन पलटकर कहती है क्या तुम अब भी मुझ पर भरोसा नहीं करती? वान उसके पास आकर कहती है मैं तो तुम पर भरोसा करती हूँ, लेकिन जिस इंसान से कुछ लेना हो उसे कुछ देना भी तो पड़ता है, नहीं तो अंदर से पछतावा होता है। तुम तो हमेशा से ओशन हार्ट चाहती थी ना? चलो मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए खरीद देती हूँ, चलो। फिर वो चली जाती है। उसके जाते ही कोरेन बोलती है ये आखिर अब करना क्या चाह रही है? फिर वो भी उसके पीछे चली जाती है। कुछ देर बाद हम दोनों को एक ज्वेलरी शॉप में देखते हैं। वहाँ कोरेन रिंग को देखकर कहती है यही है असली ओशन हार्ट, कितना खूबसूरत है ना? वान कहती है क्या लगता है वो जो नकली वाला था उससे तो लाख गुना बेहतर है ना? कोरेन अंदर ही अंदर सोचती है अगर युन वानशिंग का भरोसा जीतना है तो पई युन को 2-4 बातें सुनाए बिना काम कैसे चलेगा? फिर वो खड़ी होकर कहती है अगर तुमने मुझे याद नहीं दिलाया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वो कमीना पे युन मुझे नकली चीज पकड़ा गया था। वाह वानशिंग, तुम ही हो जो मेरे साथ सही हो। फिर वो फोन खोलकर उसका वीडियो बनाने लगती है और कहती है कोरेन सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने मुझे उस एक्सीडेंट की सच्चाई बताई। इसके लिए ओशन हार्ट की कोई कीमत नहीं। जब मैं तुम्हारे दिए हुए सबूतों से पे यून को अंदर करवा दूंगी तब मैं तुम्हें एक मोटी रकम भी दूंगी। फिर वो वीडियो आगे पे यून को भेज देती है। कोरेन से पूछती है तो बताओ पसंद आया या नहीं? कोरेन बोलती है पसंद आया, बहुत पसंद आया, सुंदर है सच में। इधर हम देखते हैं कि पे यून परेशान हो रहा है और बोल रहा होता है ये लूकेरन क्या कर रही है? इतनी देर हो गई अब तक युन वानशिंग को बहला फुसलाकर यहाँ नहीं ला पाई। तभी उसके फोन पे मैसेज आता है, वही जो वान ने रिकॉर्ड करके भेजा था। उसे देखकर वो गुस्से से कहता है कोरेन तुम्हें मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? फिर वो फोन पटकता है और अपनी गाड़ी की चाबी लेकर चला जाता है। इधर ये दोनों ज्वेलरी शॉप से बाहर आ जाते हैं। तभी वान को किंग फेंक का मैसेज आता है कि पेयुन गाड़ी लेकर निकल गया है, शायद वो ज्वेलरी शॉप की तरफ ही गया है। फिर वो अपना पेट पकड़ लेती है और कहती है अरे मुझे अचानक बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है, मैं जरा टॉयलेट जा रही हूँ, तुम यहीं रुको ठीक है? फिर वो भाग जाती है और एक झाड़ी के पीछे आकर छिप जाती है। उसके जाते ही कोरेन चिल्लाते हुए कहती है अरे तुम कितने नखरे करती हो, अगर ये अंगूठी का झंझट न होता तो मैं तुम्हारे साथ आती ही नहीं। तभी एक स्पीड कार उसे आकर ठोक देती है। असल में उस कार में पे युन होता है। वो गाड़ी से निकलकर कोरेन के पास आता है। इधर वान उसकी वीडियो बनाने लग जाती है। पेई उसके नजदीक आकर कहता है हरामजादी गंदी औरत, तूने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? कोरेन बोलती है लेकिन मैंने किया क्या? पेई बोलता है क्या तुझे लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चला? तूने सिर्फ वान को खुश करने के लिए मेरी उस साल की एक्सीडेंट की सारी प्लानिंग उसे बता दी। मत भूल तू और मैं एक ही टीम में थे। तू मुझे धोखा देने वाली कौन होती है? असल में तू बहुत बेवकूफ है। तुझे एक सच बताता हूँ, इन सालों में मैंने तुझे अपने पास सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि तू काम की थी और मेरे कुछ जरूरी शारीरिक जरूरतों को भी पूरा कर देती थी। मैंने कभी तुझसे प्यार नहीं किया। कोरेन कुछ बोलने ही वाली होती है कि पीछे से वान उसे आवाज लगाती है। पे यून उसे देख लेता है और कहता है वान ये तुम क्या कर रही हो, फोन मुझे दे। वान कहती है मैंने तेरे पूरे कत्ल के प्रोसेस की रिकॉर्डिंग कर ली है, अब देखती हूँ कैसे भागता है। फिर वो उसकी तरफ बढ़ने की सोचता है, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। आवाज सुनकर पेई कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो भाग जाता है। वान कोरेन के नजदीक आती है। कोरेन उससे कहती है वान प्लीज मुझे बचा लो। वान उसकी अंगूठी निकाल लेती है और कहती है ये खून से सना हुआ ओशन हार तो आज और भी अलग किस्म की चमक बिखेर रहा है। अफसोस बस ये है कि तुम इसे दोबारा कभी पहन नहीं सकोगे। आज का ये एक्सीडेंट इसे मेरी तरफ से तुम्हारे पुराने एहसानों का जवाब समझ लेना। फिर वो खड़ी होती है और कहती है आपकी यात्रा मंगलमय हो, बोलकर चली जाती है। फिर अगला दिन होता है। हम देखते हैं कि वान एक पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर आती है। पुलिस वाला कह रहा होता है यू मैडम कृपया आप खुद को संभालें। वान कहती है वैसे मुझे आपको एक बात और बतानी थी, दरअसल ये हादसा नहीं था, ये एक मर्डर था। पुलिस वाला कहता है मर्डर? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपने भागने वाले ड्राइवर का चेहरा देखा? वान उनको वो वीडियो दिखाते हुए कहती है कातिल मेरा पति है। उस वक्त मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ सड़क किनारे फोटो खींच रही थी, तभी वो अचानक गाड़ी लेकर आया और हमें टक्कर मार दी। मैं उस वक्त वीडियो बना रही थी जिसमें उसका जुर्म साफ रिकॉर्ड हो गया है। प्लीज आप उसे पकड़िए, वो एक मर्डरर है।
मेरे फोन में 3 साल पुराना एक ऑडियो भी है जिसमें वो एक्सीडेंट प्लान कर रहा था। पुलिस वाला कहता है, ठीक है, हम इसकी पुष्टि करने के बाद आपसे संपर्क करेंगे। वान सिर झुकाकर पुलिस वाले का धन्यवाद करती है और बाहर आ जाती है। उसके आते ही वहाँ उसे किंग फेक मिल जाता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। किंग फेक उससे पूछता है, पुलिस ने तुमसे क्या कहा? वान उसके गले लगते हुए कहती है, वो डरावने दिन आखिरकार खत्म हो गए। पापा, मम्मी, दीदी, मैंने आखिरकार तुम्हारे लिए बदला ले ही लिया। फिर हम देखते हैं कि वान की मॉम बच्चों को पढ़ा रही होती है। उन्हें देखकर वान आंटी से कहती है, पिछले 6 महीनों में आपकी और इन प्यारे बच्चों की वजह से ही मेरी माँ इतनी जल्दी ठीक हो पाई। आंटी कहती है, अगर वो किंग फेक ना होता जो खास तुम्हारे लिए दुआ करता है, वो तुम्हारे लिए बहुत सीरियस है। वान, क्या तुम्हारे मन में कभी दोबारा शादी करने का ख्याल नहीं आया? वान कहती है, अभी तो कातिल भी नहीं पकड़ा गया है, मेरा दिल अब तक डरा हुआ है, मुझे समझ नहीं आता कि कब चैन मिलेगा। इन सब के बीच शादी के बारे में सोचने का वक्त कहाँ है? आंटी कहती है, चिंता मत करो, जिसने इतने गुनाह किए हैं वो कानून से बच नहीं पाएगा। तभी डोरबेल बजती है। वान कहती है, शायद फेंक आ गया है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो देखती है एक मास्क पहना डिलीवरी वाला होता है। वो कहता है, ये लो तुम्हारी पिज्जा। वान उसे ध्यान से देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो मुंह छुपाकर भाग जाता है। फिर वो उसे थैंक यू बोलकर दरवाजा बंद कर देती है और अंदर आ जाती है। अंदर आते ही बोलती है, किसे किसे पिज्जा चाहिए? सभी बच्चे भागते हुए आते हैं। वान पिज्जा आंटी को बांटने के लिए पकड़ा देती है। आंटी सभी बच्चों को बैठाकर पिज्जा बांट देती है। तभी वान को कॉल आ जाता है और फोन उठाती है और कहती है, क्या कहा? तुम कह रहे हो कि पेयुन फिर से इस जगह पर दिखाई दिया? तो फिर तुम लोग उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? उधर से पुलिस वाला बोलता है, आपने जो आधा साल पहले एक्सीडेंट का वीडियो दिया था उसमें अपराधी का चेहरा बहुत धुंधला है। फिलहाल हम उस आधार पर वारंट जारी नहीं कर सकते। क्या आपके पास उस अपराधी के खिलाफ कोई और सबूत है? फिर वो उस फोन के बारे में सोचती है जो उस दिन गार्डन में मिला था। वो कहती है, आप लोग मेरा इंतजार कीजिए। फिर वो अंदर जाती है और टेबल में कुछ ढूंढने लगती है। फिर बोलती है, असल में पेयुन को नहीं पता था कि उस फोन में उसके मर्डर का सबूत है। फोन अभी भी ली शू के पास है और बाहर बच्चे इतनी चुप क्यों हैं? जैसे ही वो बाहर आती है वो देखती है कि सब बेहोश पड़े होते हैं। वो बच्चों को उठाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठते। फिर वो देखती है माँ मिसिंग है। वो माँ माँ चिल्लाने लगती है। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या तुम इसे ढूंढ रही थी? मत ढूंढो, माँ यही है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है वो देखती है कि पेई युन माँ के गले पे चाकू लगाए खड़ा है। वान देखकर चौंक जाती है। फिर पेई अपनी जेब से एक फोन निकालकर पूछता है, क्या तुम इसे ढूंढ रही हो? कुछ देर बाद हम देखते हैं कि आंटी अपने सिर पर हाथ रखे बैठी होती है। तभी वान आकर पूछती है, डायरेक्टर, क्या बच्चों को कुछ हुआ तो नहीं? वो बोलती है, सब ठीक है, बस थोड़ी नींद की दवा दी गई है, उन्हें सोने दो। क्या तुमने अब तक किंग फेक से संपर्क किया? वान कहती है, फोन लग नहीं रहा, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे मदद मांगू। आंटी कहती है, पेयुन बहुत ही खतरनाक है, चाहे उसे पैसे मिल भी जाए वो तुम्हें और तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ेगा, क्यों ना हम पुलिस को बुलाएं? वान कहती है, नहीं, पुलिस को नहीं बुला सकते, मुझे अपनी माँ की सुरक्षा की गारंटी देनी है। फिर वो आंटी को एक कार्ड देते हुए कहती है, डायरेक्टर, ये हमारे यिन परिवार की सारी संपत्ति है, अगर मैं वापस न लौटूं तो आप मेरी ओर से ये सारा पैसा किसी वेलफेयर संस्था को डोनेट कर दीजिएगा। आंटी कहती है, मैं तुमसे बस यही आशा करती हूँ कि तुम सही सलामत वापस लौटना, और फिर उसे गले लगा लेती है। इधर हम देखते हैं कि पेई माँ के मुंह पर पानी मारकर उन्हें उठाता है और उनके नजदीक आकर कहता है, माँ, मैं फिर से तुम्हें देखने आया हूँ, चिंता मत करो, बस तुम शांति से रहो, मैं तुम्हें नीचे ले जाऊंगा ताकि तुम और तुम्हारी बेटी फिर से मिल सको। फिर वो एक चाकू दिखाते हुए कहता है, ये चाकू याद है, इस पर अभी भी तुम्हारे पति का खून लगा हुआ है, अब अगला नंबर तुम्हारा है, हाँ तुम ही हो, जब वक्त आएगा तो तुम्हारे युन परिवार की सारी जायदाद मेरी हो जाएगी। युन वानशिंग, इस बार तो तुम चाहो भी तो बच नहीं सकोगी। फिर हम देखते हैं कि वान एक गाड़ी से उतरती है और कॉल लगाकर बोलती है, पेयुन, मैं पहुँच गई हूँ, तुम कहाँ हो? वो कहता है, अंदर आ जाओ, माँ वहीं गोदाम में है। वान गोदाम के अंदर 2 पैसों से भरे बैग लेकर आती है और बोलती है, माँ मैं आ गई, मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। तभी पीछे से पेई आकर रुकने को बोलता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है। वान उससे कहती है, पैसे मैं ले आई हूँ, एक भी पैसा कम नहीं है। पेई कहता है, जाओ और हमारी माँ को खोलो। फिर वो भागते हुए जाती है और रस्सी खोलने लग जाती है। पीछे से पेई भी चाकू लेकर बढ़ता है। इधर माँ वान को पहचानने लग जाती है। वान भी ये सुन के चौंक जाती है और कहती है, माँ तुमने मुझे पहचान लिया, मैं आ गई हूँ तुम्हें लेने, घर चलो। तभी पीछे से पेई वार कर देता है।
माँ उसे देख लेती है, जिससे वो वान को धक्का देकर अपनी हाथों के बीच चाकू को पकड़ लेती है। फिर पे यून उन्हें जमीन पर पटक देता है। ये देख के वान जल्दी से आती है। माँ पे यून से कहती है, तुम दुबले पतले बदबूदार से पे यून, जब से तुम हमारे यून परिवार में आए हो, हमने तुम्हारे साथ कभी कोई कमी नहीं की। घर दिया, गाड़ी दी, सब कुछ आराम से चल रहा था। फिर भी तुम्हें और क्या चाहिए? पे कहता है, नहीं, तुम्हारी नजर में मैं बस एक बोझ हूँ। क्या तुम्हारे परिवार ने कभी मेरी कद्र की? लेकिन आज के बाद यून परिवार की ये सारी दौलत अब मेरी है। फिर वो आगे बढ़ने लगता है। वान उसके आगे आकर कहती है, तुम क्या करने वाले हो? मैं कहती हूँ, रुक जाओ, अब भी वक्त है। अगर माफी मांग लो तो सब ठीक हो सकता है। पेई उसका गला पकड़ लेता है और कहता है, माफी? मैंने क्या गलती की है? भूल जाओ। फिर वार करने लगता है कि उसकी माँ उसका हाथ पकड़ लेती है। तभी पीछे से किंग फेंक आकर लात मारता है और उन दोनों को वहाँ से निकालने को कहता है। पेई उठकर बोलता है, अच्छा तो तुम हो, अभी तक मरे नहीं? फेंक बोलता है, मेरी किस्मत मजबूत है, मरना मेरे नसीब में नहीं। इधर वान माँ को गाड़ी में बैठाती है और कहती है, माँ तुम चुपचाप गाड़ी में बैठो, कहीं मत जाना, मैं अभी वापस आता हूँ। माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, वांगछिंग तुम जरूर जल्दी वापस आना, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। वान कहती है, चिंता मत करो, मैं फेंक को सही सलामत वापस लेकर ही आऊंगी, यही मेरा इंतजार करना। और फिर गेट लगाकर चली जाती है। इधर पेई चाकू से फेंक पर हमला कर देता है, लेकिन फेंक उसका हाथ पकड़ लेता है। पेई बोलता है, हर बार तुम ही मेरा काम बिगाड़ते हो, अगर मुझे यून फैमिली की जायदाद नहीं मिली तो तुम्हें भी अपने साथ मिटा दूंगा। फेंक कहता है, मेरा तुम्हारा काम बिगाड़ना क्या होता है? खुद तुमने ही अपनी किस्मत नहीं संभाली। तुम्हारी लालच और दिखावे की चाह ने तुम्हारा बाकी का जीवन बर्बाद कर दिया। पेई बोलता है, उस औरत में थोड़े पैसे के अलावा और क्या खास है? तुम्हें तो मेरी छोड़ी हुई चीजें उठाने का बहुत शौक है ना? तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। पहले तुम्हें मारूंगा, फिर उसे भी, और तुम दोनों को एक साथ निपटा दूंगा। फिर अपना हाथ छुड़ाता है और उसको चाकू मारने ही वाला होता है कि वहाँ वान आ जाती है और रुकने को बोलती है। तभी पेई फेंक को पीछे से पकड़ लेता है और कहता है, लगता है तुम्हें वाकई डॉक्टर से प्यार हो गया है, इसीलिए तुमने वापस आकर अपनी जान जोखिम में डाल दी। फेंक वान से कहता है, वान जल्दी भागो, मेरी फिक्र मत करो। वान तेल की केनी उठाती है और पैसों के ऊपर छिड़क देती है और लाइटर जलाते हुए कहती है, सुन लो, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो ये पैसे में से तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेंगे। पेई उसे रोकते हुए कहता है, अरे मान गए तुम्हारी चालाकी को, इंसान को मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन पैसे तुमको देने ही पड़ेंगे। वान कहती है, मैं तुम्हें एक ही रास्ता देती हूँ, च्यू फेंक को जल्दी से छोड़ दो, जब वो सही सलामत होगा तो पैसे तुम्हारे, अब तुम ही बचे हो, पैसे ले लो, ये रहे पैसे, नहीं तो हम तीनों में से कोई नहीं बचेगा। पेई कहता है, तुम मुझे धोखा देना चाहती हो। वान कहती है, हिम्मत है तो करके देख, फिर देखना मैं क्या कर सकती हूँ। फेंक बोलता है, हाँ बिल्कुल सही, अगर मैं अपनी पसंद के इंसान के साथ मर सकूं तो मैं समझूंगा कि मेरा ये जीवन सफल रहा। फिर वान आग को पैसों के नजदीक ले जाने लगती है कि तभी पेई उसे रुकने को कहता है और कहता है, शांत हो जाओ, मुझे पैसे दो और लड़के को ले जाओ, वो मेरे हैं। और फिर पास आने लगता है कि तभी फेंक उसका हाथ पकड़ चाकू उसके ही पैरों में मार देता है। फिर वान उसको धक्का मार के गिरा देती है। फेंक जल्दी से उसे भागने को कहता है और फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर फेंक वान को पुलिस बुलाने को कहता है। वान अपना फोन निकालकर कॉल लगाने ही वाली होती है कि पीछे से पेई उसकी माँ को लेकर आ जाता है और कहता है, अगर तुम लोगों ने पुलिस को बुलाने की हिम्मत की तो मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। तुम दोनों ही क्या मुझे बेवकूफ बना पाओगे? सुन लो मेरी बात, मेरी किस्मत बहुत जबरदस्त है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। वान कहती है, पेयुन मेरी माँ को छोड़ दो। पेई कहता है, तो फिर तू आ जा, अपनी जान दे दे और अपनी माँ की जान बचा ले। फिर उसकी माँ कहती है, जल्दी से छूफेंग को लेकर यहाँ से निकल जाओ, ये कोई आम आदमी नहीं है, ये तो सीधे नर्क से निकला हुआ भूत है, तुम लोग इसका सामना नहीं कर सकते, अब क्या सोच रहे हो? जल्दी से वानछिंग को लेकर भागो। फेंक उसे जाने को कहता है, लेकिन वान जाने को तैयार नहीं होती। इसका फायदा उठाकर पेई हमला करने को कोशिश करता है। तभी एक गोली उसके हाथ पर आकर लगती है, जिससे चाकू उसके हाथ से छूट जाता है। असल में वहाँ पुलिस आ जाती है और आकर पेई युन को गिरफ्तार कर साथ ले जाती है। जाते जाते पेई कहता है, युना वानछिंग चुपचाप अंदर चली जाओ। फेंक आंटी से पूछता है, क्या आपने ही पुलिस को रिपोर्ट की थी? आंटी कहती है, काफी सोच विचार के बाद मैंने आखिर पुलिस को बुलाने का फैसला किया। शुक्र है कि वो वक्त पर आ गए, वरना थोड़ी देर और होती तो मेरी तो जान ही निकल जाती। और तुम दोनों भी ना, ऐसे खतरनाक और वहशी इंसान से निपटने के लिए खुद से कुछ करने की जगह पुलिस पर भरोसा करना चाहिए।
इस डर से तो मेरी हार्ट प्रॉब्लम ही दोबारा उठ गई। इसके बाद अपराधी पे युन पर अपहरण, जानबूझकर हत्या और संगठित अपराध करने के आरोप थे। सारे अपराधों की समीक्षा के बाद उसे मौत की सजा सुनाई गई। कुछ दिनों बाद वान अपने डैड और सिस्टर के फोटो के सामने कैंडल जलाती है और कहती है, पापा, दीदी, मैंने कल रात फिर से तुम दोनों को सपने में देखा। अब मम्मी की तबीयत काफी ठीक है। मैं और चू फेंक बहुत खुश है। बस काश तुम लोग ये सब देख पाते। फेंक उसके पास आता है और कहता है, वांग, चिंता मत करो, बुरे लोग अब नरक में हैं। पापा और दीदी की आत्मा अब शांति में होंगी। वान मुस्कुराते हुए पूछती है, अच्छा तो बताओ, हमारे बेबी का नाम क्या रखे? ये सुन के फेंक पूछता है, बेबी, हमारे पास बच्चा आने वाला है, मैं पापा बनने वाला हूँ। वान सिर हिलाते हुए हाँ बोलती है और फिर दोनों हंसते हुए गले लग जाते हैं और ये ड्रामा यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें। तो ऐसे और अच्छे ड्रामा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना न भूलें।